हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सब्सटेंसेस मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड, डाईमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। जब भी किसी सब्सटेंस के आसपास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो दो प्रकार के मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व किए जाते हैं। वो कौन से हैं? एक तो सब्सटेंस या तो डाईमैग्नेटिज्म हो सकता है या फिर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकता है। अब ये डाईमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म क्या है? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड व्हाइल द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड। तो जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किए जाते हैं। रिपेल्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से वो दूर जाते हैं, जबकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। मान लीजिए हमारा कोई सब्सटेंस है एस, इसके आसपास हमने क्या किया? इस सब्सटेंस के आसपास हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब अगर ये सब्सटेंस ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये हमारा सब्सटेंस है एस। अब इस सब्सटेंस को अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के पास लाएंगे तो अगर ये सब्सटेंस डाईमैग्नेटिक होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। यानी ये सब्सटेंस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगी। अगर ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किए जाते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें तीसरा टाइप का सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे वो कहलाएंगे फेरोमैग्नेटिक। अट्रैक्ट तो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं लेकिन वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते। अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो वह फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा। इन फैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। जबकि अगर हम कहें तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो पैरामैग्नेटिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी पैरामैग्नेटिज्म की एक्सटेंडेड फॉर्म। पैरामैग्नेटिज्म भी अट्रैक्ट हो रहा है, फेरोमैग्नेटिज्म में भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में वीकली अट्रैक्ट होते हैं जबकि फेरोमैग्नेटिज्म में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर पैरामैग्नेटिक। और हमें पढ़ना है ट्रांजिशन मेटल, तो यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये आपको याद रखना है। Paramagnetism arises from the presence of unpaired electron, each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum। अब ये पैरामैग्नेटिज्म होता क्यों है? पैरामैग्नेटिज्म होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो अगर हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। तो सिंपल हमें क्या पता चला? अगर सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाईमैग्नेटिक। ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन से एक मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ा हुआ होता है। तो ट्रांजिशन मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो चाहे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो। अब ये दो हमारे पास मोमेंटम आए, इनको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एटम है, आयन है, उसका न्यूक्लियस होगा। ये ट्रांजिशन मेटल आयन का क्या है? न्यूक्लियस। मान लीजिए इसके आसपास ये एक ऑर्बिटल है, ये क्या होगी? ऑर्बिटल। जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं? डी सबशेल। ये हमारे पास डी सबशेल है, पूरी की पूरी सबशेल। डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल इसके होते हैं। तो ये मान लीजिए इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक ऑर्बिटल है, यानी ये इनमें से जो एक सबशेल का एक ऑर्बिटल। मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये
क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूमता है और साथ साथ इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी करता है। जैसे आपने देखा होगा अर्थ है, ये हमारा क्या है, सन, और ये हमारी अर्थ। अब जो ये अर्थ है ये अपनी एक्सिस पर यहीं के यहीं इस तरीके से घूमती भी रहती है और एक्सिस पे घूमते घूमते इस सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी करती रहती है। मान लीजिए ये सन, तो ये अर्थ क्या करेगी, इस तरीके से घूमते घूमते अपनी एक्सिस पर भी घूमती रहेगी और इस सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी करती रहेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस पर भी इस तरीके से घूमता रहेगा और घूमते घूमते आगे बढ़ता रहेगा और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता रहेगा। तो यहाँ पर 2 तरह के मूवमेंट देखे गए। एक मूवमेंट जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, दूसरा मोमेंट जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर घूमेगा। दूसरा मोमेंट क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये घूमते रहेंगे और ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा रिवॉल्यूशन। यानी यहाँ पर तो ये रोटेशन कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पर घूम रहे हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से जो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आता है उसको कहते हैं हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे या एक्सियल एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और रिवॉल्यूशन करने की वजह से, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्यूशन की वजह से जो ये मोमेंटम आएगा इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से 2 मोमेंटम जुड़े हुए हैं, 2 एंगुलर मोमेंटम। एक तो रिवॉल्यूशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो मान लीजिए अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए हमारा एक ऑर्बिटल है डी सबशेल का ही मान लीजिए, ये हमारा ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन करते हैं। ऑपोजिट स्पिन का मतलब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी इधर से इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट हुआ इस तरीके से, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी इस तरीके से। ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इस तरीके से, तो ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से। तो मान लीजिए अगर इसका स्पिन मोमेंट +½ है तो इसका होगा -½ क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर हम इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो +½ और प्लस के क्या करेंगे इसमें -½ तो दोनों कैंसिल, क्या आ जाएगा 0। यानी इस केस में अगर एक ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब ये बात आ गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या होना जरूरी है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने क्यों जरूरी हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दूँ, इस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में सिर्फ ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर रोटेशन भी करेगा और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैंसिल करने के लिए ये ऑपोजिट स्पिन का मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये इस तरीके से घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, यानी इसके मैग्नेटिक मोमेंट को इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर रहा था। अब ये अगर मौजूद ही नहीं है, किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसकी वजह से होगा सिर्फ, इसको इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये पॉइंट हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टिनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक्ट करेंगे, टाइनी मैग्नेट की तरह, यानी छोटी छोटी मैग्नेट की तरह। ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे, यानी ये अब ये जब मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करेंगे, स्मॉल, ये MF लिख देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेंगे। और इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ये जो सब्सटेंस है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं।
अब हमने इसमें देखा इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। फॉर द कंपाउंड ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्वेंच्ड एंड हिज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। अगर हम बात करें जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल की फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज यानी 3D सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो उनमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी क्वेंचिंग हो जाती है और वो किसी भी काम का नहीं रहता। क्वेंचिंग का मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है इसमें, यानी इफेक्टिवली वो क्या नहीं कर पाते, रिवॉल्यूशन नहीं कर पाते। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से आ रहा था, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे थे, इस तरीके से रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो हमारे पास जो 3D सीरीज है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यानी ट्रांजिशन मेटल की जो फर्स्ट सीरीज है उसमें जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी क्या हो जाती है, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब ये यहाँ से रोटेट नहीं कर पाते, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक रोटेट नहीं कर पाएगा और उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से, आप देख सकते हैं अगर इसमें रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन का मतलब जब रिवॉल्यूशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस वाले इलेक्ट्रॉन की जगह पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस वाले इलेक्ट्रॉन की जगह पर, यानी ये एक दूसरे की क्या कर लेंगे, एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। तो जो यहाँ पर 3D सीरीज होती है उसमें ये इंटरचेंज नहीं हो पाता, ये रिवॉल्यूशन इस तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसमें नहीं होता, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल की फर्स्ट सीरीज है उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो तो बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया, तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रही। फॉर दीज द मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्पिन ओनली फॉर्मूला। और इनके लिए जो हमारे पास 3D सीरीज है इनके लिए अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो वो सिर्फ हम किसकी वजह से निकालेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो इंक्लूड नहीं हो रहा, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर हमें 3D सीरीज में क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो वो हम किसकी वजह से डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन करेंगे। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्पिन ओनली फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है वो होती है bm। bm क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटोन। यानी यहाँ पर जो म्यू आएगा वो किस यूनिट में लिखेंगे उसको, बोहर मैग्नेटोन, यानी bm यूनिट आपको याद रखनी है। ए सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेटोन्स bm। अगर हमारे पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा। कैसे देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एक, तो म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। n की जगह n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1, n की जगह 1 + 2 √1 इंटू 1+2 कितने हो गए 3, 1 इंटू 3 तो √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया 1.73 बोहर मैग्नेटोन। इस तरीके से हम निकालते हैं। अब अगर देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हो जाएं, उसके लिए भी आपको मैं निकाल कर दिखा देता हूं। तो √μ इज इक्वल टू √n n+2, n की जगह पर 2, 2 + 2, तो म्यू 2 + 2 4 होते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 4 जा 8, √8। √8 के को क्या लिखेंगे हम, तो ये आएगी लगभग 2.83 के करीब √8 की वैल्यू। तो इस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पर। द मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था तो 1.732, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे तो 2.83। तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। दस द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट गिव्स ए यूजफुल इंडिकेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि किसी भी एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हमें अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया गया मान लीजिए 1.73, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट को देखकर हम पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पिन ओनली फॉर्मूला एंड दोज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर सम आयन ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन इन टेबल 8.7। तो हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है यानी 3D सीरीज, उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से निकाले गए, और उनके लिए जो एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया, दोनों वैल्यू दी गई है। द एक्सपेरिमेंटल डाटा आर मेनली फॉर हाइड्रेटेड आयन इन सॉल्यूशन और इन द सॉलिड स्टेट। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है वो किसके लिए है? जो सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड आयन होते हैं उनके लिए है, या फिर जो सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए हमारे पास आयन है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d0, क्योंकि स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d1 4s2। 3 पॉजिटिव का मतलब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 3d0 4s0। इसके d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, ऑब्जर्व्ड भी 0। इसी तरीके से अगर टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, टाइटेनियम का 3d2 4s2 ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 इसमें से, 1 इसमें से, बचा क्या? 3d1। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मौजूद है। तो इसकी हमने 1 के लिए अभी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की, 1 के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही थी? 1.73। जब हमने स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकाला तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन आई, और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो 1.75 आती है। इसी तरीके से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 के लिए कैलकुलेटेड 2.84 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये होती है। इसी तरीके से यहाँ पर वेनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए Fe 3d6 4s2, क्योंकि 18 6 24 और 2 26। अब Fe2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए गए तो निकले, यहाँ पर आ गया ये Fe2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए 3d6, इसको हम D और D सबशेल में अगर भरेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इन दोनों की तो पेयरिंग हो गई, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड कितने बचे? 1 2 3 और 4। तो Fe2 पॉजिटिव में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसका कैलकुलेटेड अगर हम करेंगे, ये फॉर्मूला रखे n × n+2, n की जगह पर 4 रख देंगे तो कैलकुलेटेड आएगा 4.9। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसकी आती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 5.3 से 5.5 के बीच में। CO2 पॉजिटिव में 3, Ni2 पॉजिटिव में 2, Cu2 पॉजिटिव में 1, जिंक 2 पॉजिटिव में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, 2 निकाल दिए, यहाँ पर 0 हो गया। 10 की 10 भरी हुई है, 2 ये भी भरी, ये भी भरी, ये भी भरी, ये भी भरी, तो ये पूरी की पूरी भरी हुई है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम यहाँ पर जिंक की बात करें, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैलकुलेटेड वैल्यू 0। अब एग्जाम्पल देखिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन whose एटॉमिक नंबर इज 25। हमारे पास एक डाइवैलेंट आयन है, यानी उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और उसका एक्वस सॉल्यूशन में, वो डाइवैलेंट आयन एक्वस सॉल्यूशन में है, और उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 25। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। तो देखिए यहीं पर निकाल देता हूँ मैं। एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 3d5। ये है हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमें दिया गया है डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट का आयन का मतलब उस मेटल पर, कोई मेटल ही मान लीजिए, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले, क्योंकि सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन उसके निकल जाएंगे, तो 4s पर क्या हो जाएगी? 0। तो M2 पॉजिटिव का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला आएगा,
इसको मैं अलग से ही लिख देता हूँ। M2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहाँ पर तो 2 था। M2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d5 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी में अगर हम 5 भरें, 1 2 3 4 5, तो पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू। एन 5 इंटू 5 प्लस 2 5 प्लस 2 तो 5, 5 प्लस 2 7 होता है, तो 5 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास √35। और √35 की वैल्यू होती है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन, इतना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। √35 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूट निकाल सकते हैं आप। 35 6 6 जा 36, 6 और 6 को चलाएं तो 36 हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो हमें क्या चलाएंगे? जो इससे कम आए, तो 5 5 जा 25, इसमें से इसको घटाएंगे, 35 में से 25 गए, 10 बचे। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगाकर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे हम, 2 जीरो बढ़ेगी। और यहाँ पर 5 में और 5 जोड़ेंगे, क्या होता है 5 में यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में कितना चलेगा? 9 बार, तो 5.9, तो यहाँ पर 9 9 जा 81, 8 9 1 जा 9, तो कितने बचे हमारे पास? 19। तो 109 में जो लास्ट वाली डिजिट है जोड़ेंगे, 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 118। और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये कितना चलेगा? ये हमारे पास लगभग चलेगा 5.1 के बराबर, वो 5.91, तो ये 1181। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गए 7, फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर लगभग 8 या 9 के आसपास आ जाएगा। तो इतना हमारे पास। यहाँ पर अगर 5 से ज़्यादा आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 8 आ गया, तो इसको हटाकर यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये हो गई हमारे पास 5.92 बोहर मैग्नेटॉन।